Very good evening, students. I welcome you on my official YouTube channel Let's Learn Commerce. मैं आपका एजुकेटर रवि रोशन स्वागत करता हूं आप सबों का एक बार इकोनॉमिक्स के इस क्लास के साथ हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न कॉमर्स पे। और आज हम इकोनॉमिक्स की ये 5वीं क्लास आपके लिए लेकर आए हैं। पिछले दिन हमने इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर पूरी तरह कंप्लीट कर लिया था, उसका क्विज़ भी हो गया था। तो होप कि आप सब जो जुड़ चुके हैं उन लोगों ने अपने इस पहले चैप्टर को पूरी तरह से याद कर लिया हो, उसको अच्छे से लर्न कर लिया हो। और अब हम बढ़ेंगे अपने दूसरे चैप्टर की ओर। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो की अपडेट्स आप तक बहुत जल्दी पहुंच सके और आप किसी भी वीडियो को मिस ना करें। इसके साथ ही आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट दें, अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के बीच में इस चैनल को शेयर कर दें ताकि वो लोग भी अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे वहाँ भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अपने कुछ वीडियोस को लेकर मैं वहाँ भी आपके साथ हूँ। रवि रोशन KR6388 ये आपको टाइप करना है सर्च बॉक्स में जाके, और फिर वहाँ भी आपको कॉमर्स रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ अवेलेबल हो जाएंगी। मैं आपको फिर से रिमेंबर कर दूं कि अगर आप चाहते हैं कि PDF नोट्स हिंदी और इंग्लिश में आप तक फ्री पहुंचे तो प्लीज़ आप अपने व्हाट्सएप नंबर और अपना नाम के साथ इस कमेंट बॉक्स में जाकर दे दें। मैं आपको वहां एक व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड कर दूंगा और उसके बाद फिर आपको वहां पे फ्री PDF और नोट्स अवेलेबल करवाई जाएंगी, क्विज़ भी अवेलेबल करवाई जाएंगी। तो इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने क्लास को आगे लेकर और जानते हैं सबसे पहले कि इस क्लास में हम आज क्या क्या करने वाले हैं। व्हाट्स अबाउट दिस सेशन। तो हम पढ़ेंगे आज कलेक्शन ऑफ डेटा, स्टेप्स टेकन टू अचीव फ्रूटफुल रिजल्ट्स, थर्ड सोर्स ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा, चौथा टॉपिक हमारा होगा प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा क्या होता है, पांचवा टॉपिक होगा डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा, दोनों के बीच में क्या अंतर है, छठा टॉपिक होगा हमारा मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा, कलेक्ट कैसे करते हैं हम प्राइमरी डेटा को, उनके 3 मेथड्स हैं। तो आज समय के अभाव के कारण फ़िलहाल मैं आपको 2 मेथड्स ही पढ़ाऊँगा, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन और इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। टोटल 5 मेथड्स में से आज हम 2 मेथड करने वाले हैं। मैं फिर से बता दूं आपको, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन एंड इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। और इसके बाद हम इस सेशन को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए कुछ और मेथड्स को लेकर आएंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना आज का ये क्लास। और कलेक्शन ऑफ डेटा ये हमारे चैप्टर का नाम है, सेकंड चैप्टर है हमारे बुक का। स्टैटिस्टिक्स इज सेड टू बी साइंस ऑफ कलेक्शन, समराइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। मतलब कि हम कह सकते हैं कि सांख्यिकी जो है वो एक प्रक्रिया है जिसमें क्या क्या किया जाता है। तो कलेक्शन, समराइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन, ये 5 बेसिक फंक्शन हैं स्टैटिस्टिक्स के। और जिसमें से आपको आज पहला कलेक्शन जो है उसके बारे में पढ़ना है कि कलेक्शन ऑफ डेटा क्या होता है, कैसे इसमें क्या किया जाता है, ये हम जानेंगे इस चैप्टर में। तो कलेक्शन ऑफ डेटा इज़ द फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। ये पहला और बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप होता है क्योंकि इसके बिना आगे के जो भी स्टेप्स हैं उन्हें कंप्लीट ही नहीं किए जा सकते, ठीक है। कलेक्शन इज़ नॉट एन ईजी जॉब, ये एक साधारण या आसान काम नहीं है। केयरफुल स्टडी ऑफ द टेक्निक ऑफ डेटा and their proper presentation is absolutely necessary. Certain following preliminary steps should be taken while commencing the work of collecting of data. मतलब डेटा के कलेक्शन करने के समय करने से पहले हमें कुछ पॉइंट्स को माइंड में रखना चाहिए या कुछ पॉइंट्स को, कुछ स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए। क्या है ये स्टेप्स? तो पहला है व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स की शुरुआत जो होती है वो इसी सवाल के साथ होती है कि हमारी समस्या क्या है जिस पे हम विचार करने जा रहे हैं या जिस पे हम इन्वेस्टिगेट करने जा रहे हैं। सेकेंड इसका जो स्टेप है वह है ऑब्जेक्ट ऑफ इंक्वायरी, ठीक है, कि हम जो करने जा रहे हैं इंक्वायरी, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका उद्देश्य क्या होगा। स्कोप ऑफ इंक्वायरी, इसका भविष्य क्या है। टाइम ऑफ इंक्वायरी, इसमें कितना समय लगने वाला है। डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, हमारी जो एक्यूरेसी होने वाली है उसकी डिग्री कितनी है, उसकी इंटेंसिटी कितनी है, किस हद तक हमारा इन्वेस्टिगेशन सही होगा। उसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल यूनिट, स्टैटिस्टिकल यूनिट क्या होंगे हमारे इस इन्वेस्टिगेशन के। ये सातवां हमारा स्टेप जो होगा वो होगा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, हम जो डेटा कलेक्ट करने जा रहे हैं उसका सोर्स क्या है। आठवां होगा टाइप ऑफ इंक्वायरी, हम किस तरह के इंक्वायरी का टाइप फॉलो कर रहे हैं। नौवां कलेक्शन ऑफ डेटा जो आपको इस चैप्टर में करना है। 10वां एडिटिंग ऑफ डेटा, डेटा को एडिट कैसे करें। 11वां एनालिसिस ऑफ डेटा, इसका एनालिसिस करना कि हमने जो इन्वेस्टिगेशन की है उसका क्या एनालिसिस है, इसके बारे में बताना। 12वां है इंटरप्रिटेशन, निर्वचन, और 13वां है प्रिपेयरिंग द रिपोर्ट। तो ये 13 स्टेप्स फॉलो करने होते हैं हमें
और अब हम बात करेंगे कि सोर्स ऑफ डेटा जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। ठीक है, कलेक्शन ऑफ डेटा का क्या मतलब हुआ, डेटा को जमा करना। ठीक है, तो जब जमा करोगे कहाँ से जमा करोगे, कहीं ना कहीं तो सोर्स होगा। तो दोस्तों इसके दो सोर्स होते हैं और उसी के बारे में इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे। प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स, ये इसके दो सोर्स हैं। प्राइमरी सोर्स क्या होते हैं, तो वैसे सोर्स जिनमें क्या होता है कि ओरिजिनल फॉर्म में हम डेटा को कलेक्ट करते हैं। हम इसे फर्स्ट हैंड क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन भी कह सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इकोनॉमिक्स में, स्टैटिस्टिक्स में हम केवल और केवल क्वांटिटेटिव चीज़ों को ही स्टडी करते हैं, क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन से इसे कोई विशेष मतलब नहीं होता है। तो क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन जो होगा उसका सोर्स क्या होगा, ठीक, और वो होता है दो, प्राइमरी और सेकेंडरी। और प्राइमरी की हम बात कर रहे थे, तो प्राइमरी जो होता है ये फर्स्ट हैंड क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करवाता है जो स्टैटिस्टिकल स्टडी से रिलेटेड होता है। उसी बात को यहाँ लिखा गया है, प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा implies collection of data from its source of origin. It offers first hand quantitative information relating to the statistical study. ओके, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर और यहाँ देख रहे हैं हम सेकेंडरी डेटा के बारे में, जिसको हम लोग द्वितीयक आंकड़ा बोलते हैं। प्राइमरी डेटा को हम प्राथमिक आंकड़ा और सेकेंडरी डेटा को हम द्वितीयक आंकड़ा बोलते हैं। तो सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा जो होता है, ठीक है, ये ऑब्टेन किया जाता है किसी अथॉरिटी से, किसी एजेंसी से, किसी इंस्टीट्यूशन से जिन्होंने पहले से ही उस डेटा को अपने किसी रिसर्च के लिए रख रखा है। तो हम क्या करते हैं, केवल उनसे डेटा कलेक्ट करके उसके बाद अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं। इन दिस यू आर नॉट गेटिंग द फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि ये पहले से किसी अथॉरिटी या इंस्टीट्यूशन के द्वारा कलेक्ट कर लिए जाते हैं, तो इसीलिए इसमें आपको फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं होता है। ठीक है, और ये भी स्टैटिस्टिकल स्टडी से रिलेटेड तो है। यू आर सिंपली रिलाइंग ऑन द इन्फॉर्मेशन विच इज़ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। तो आपको पहले से उपलब्ध आंकड़ों पे भरोसा करना होता है, विश्वास जताना होता है और उन इंस्टीट्यूशन से, उन ऑर्गेनाइजेशन से डेटा कलेक्ट करके अपने इन्वेस्टिगेशन को कंटिन्यू करना होता है। आगे बात समझ में? तो दोनों के बीच में बेसिकली अंतर क्या है कि प्राइमरी डेटा जो है फर्स्ट हैंड डेटा है, जबकि सेकेंडरी डेटा जो है वो क्या है, पहले से किसी ने कलेक्ट करके रखा है, हम केवल उनसे वो डेटा लेके अपने स्टडी को आगे बढ़ाते हैं। अब कलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, जमा करने के दृष्टिकोण से दो तरह के डेटा भी होते हैं। अभी हम लोग सोर्स ऑफ डेटा पर रहे थे, दोनों में सिमिलरिटी है इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। अभी हम लोग सोर्स ऑफ डेटा पर रहे थे कि डेटा कहाँ से आए। अब हम बात करेंगे कि डेटा कितने तरह के होते हैं। तो डेटा भी दो तरह के होते हैं, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा, प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े। अब इनके बारे में हम बारी बारी से पढ़ेंगे कि प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा क्या है। तो प्राइमरी डेटा रेफर्स टू दोज डेटा विच आर कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ। जो इन्वेस्टिगेटर के द्वारा जो जाँच करता है, ठीक है, उसके द्वारा खुद से जो कलेक्ट किया गया डेटा है उसको हम प्राइमरी डेटा, प्राथमिक आंकड़ा कहेंगे। दिस डेटा आर ओरिजिनल एज दीज आर कलेक्टेड बाई फॉर द फर्स्ट टाइम। चूँकि पहली बार इसे कलेक्ट किया गया होता है इसीलिए ये मौलिक होता है, ओरिजिनल होता है। जैसे कि एग्जांपल देखिए कि अगर हम चाहते हैं कि लोगों का, किसी खास सोसाइटी के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है इसके बारे में स्टडी करना, कि उनके रहन सहन का स्तर क्या है, वो लोग अपना जीवन यापन कैसे करते हैं, किस तरह व्यतीत करते हैं, तो इसके बारे में जानने के लिए हम क्या करेंगे कि बारी बारी से उस सोसाइटी के लोगों के पास जाएंगे, अपने सवाल को करेंगे और फिर वो जो जवाब देंगे उसको नोट डाउन करके हम अपनी स्टडी को आगे बढ़ाएंगे। तो इट इज़ कॉल्ड अ प्राइमरी डेटा। ठीक है, ये कहाएगा प्राइमरी डेटा क्योंकि हमने खुद ही, इन्वेस्टिगेटर ने खुद ही जाके पर्सनली लोगों से बारी बारी से डेटा को कलेक्ट किया है, इसीलिए ये प्राइमरी डेटा कहा जाएगा। समझ में आ गई बात? मूव करते हैं हम अपने अगले टॉपिक की ओर। यह है सेकेंडरी डेटा, द्वितीयक आंकड़ा। सेकेंडरी डेटा रिफर्स टू दोज फैक्ट्स विच हैव ऑलरेडी बीन कलेक्टेड, इन अदर वर्ड्स द डेटा विच आर यूज्ड इन एन इन्वेस्टिगेशन बट विच हैव बीन ओरिजिनली गैदर्ड बाय समवन एल्स आर कॉल्ड सेकेंडरी डेटा। मतलब कि द्वितीयक आंकड़े वो आंकड़े होते हैं, वो फैक्ट्स होते हैं जो ऑलरेडी किसी के द्वारा कलेक्ट किया जा चुका है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि ऐसे डेटा जो इन्वेस्टिगेशन के लिए यूज़फुल तो हैं, जो हम यूज़ तो करते हैं, लेकिन ये ओरिजिनल नहीं होते हैं, ये सेकेंड हैंड होते हैं और किसी और ने इसे गैदर करके पहले से रखा होता है, इसी को हम सेकेंडरी डेटा कहते हैं। दोनों में बहुत सिमिलरिटी है, कहीं कोई अंतर नहीं है, केवल एक शब्द का अंतर है। वहाँ था सोर्स ऑफ प्राइमरी डेटा एंड सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा, और ये है हमारा प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। बात समझ में आ रही है आप लोगों के? चलिए मूव करते हैं अपने अगले स्लाइड पे और यहाँ हम देख रहे हैं कि इन दोनों के बीच में अंतर क्या है, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा, प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ों के बीच में अंतर क्या है। कलेक्शन ऑफ डेटा चैप्टर है हमारा, ठीक।
द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। नीचे एक टेबल मैंने लिंक कर दिया है और यहाँ आपको उसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है कि दोनों के बारे में, दोनों का क्या अंतर है, दोनों के बेसिस क्या है अंतर के। थोड़ा सा धुंधला होगा ये आप, लेकिन ध्यान से देखेंगे, मैं जूम इन कर देता हूँ, अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहले है प्राइमरी डेटा। ठीक, प्राइमरी डेटा क्या है? तो प्राइमरी डेटा आर ओरिजिनल as this data are collected by the investigator himself। प्राइमरी डेटा ओरिजिनल होता है क्योंकि इन्वेस्टिगेटर के द्वारा ये खुद ही कलेक्ट किया जाता है, जबकि सेकेंडरी डेटा के बारे में क्या लिखा? आर नॉट ओरिजिनल एज द इन्वेस्टिगेटर ऑब्टेन्ड सच डेटा फ्रॉम समवन एल्स। मतलब किसी ने पहले से इसको कलेक्ट कर रखा है, किसी और ने, समवन एल्स का मतलब किसी और ने, और हम उससे वो डेटा अपने रिसर्च के लिए यूज़ करते हैं, अपने इन्वेस्टिगेशन के लिए यूज़ करते हैं, तब वो बन जाता है हमारा सेकेंडरी डेटा, द्वितीय आंकड़ा। बात समझ में आ गई? दूसरा पॉइंट क्या है अंतर का? तो दूसरा पॉइंट है द इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन्ड थ्रू प्राइमरी डेटा इज़ मोर एक्यूरेट। मतलब कि प्राइमरी डेटा के थ्रू जो डेटा हम कलेक्ट करते हैं प्राइमरी सोर्स के थ्रू, वो ज़्यादा एक्यूरेट होता है, उसमें ज़्यादा शुद्धता होती है। लेकिन यही इन्फॉर्मेशन किसी और डेटा से हम किसी और सोर्स से, सेकेंडरी डेटा से हम करते हैं, तो ये क्या होता है? थोड़ी सी इसमें एक्यूरेसी कम होती है। ये परफेक्टली करेक्ट नहीं हो सकता। थर्ड है इन द कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा देयर इज़ द पॉसिबिलिटी ऑफ पर्सनल प्रीजडिस। मतलब व्यक्तिगत पक्षपात की संभावना इसमें होती है। जैसे मान लीजिए कि आपको कहा गया कि किसी घर का या किसी सोसाइटी का आप जो है सर्वे करके आइए, तो आप सर्वे करने जाइएगा, तो आपका अगर किसी सोसाइटी के आदमी से या उसके परिवार से कोई संबंध होगा, तो आप चाहिएगा कि उसकी वैसी जानकारियां जो गुप्त हैं या जिनके बारे में नहीं बताना चाहिए, वो नहीं बताना चाहता है, आप उसे क्या करेंगे? हाइड कर देंगे, है ना। तो यहाँ यही कहलाता है पर्सनल प्रिजडिस, व्यक्तिगत पक्षपात। आप इसे छिपा देंगे और इसीलिए इस तरह के मतलब प्राइमरी डेटा में इस तरह की खामियां होती हैं। और सेकेंडरी डेटा की अगर हम बात करें तो इन केस ऑफ सेकेंडरी डाटा देयर इज़ नो सच पॉसिबिलिटी, इस तरह की संभावनाएं नहीं होती हैं, क्योंकि पहले से वो डाटा जो है कलेक्ट करके रखा गया होता है, तो इसमें कहीं से कोई गड़बड़ होने की बात ही नहीं आती। चौथा जो पॉइंट है वो है इन द कलेक्शन ऑफ सच डेटा मोर लेबर एंड कैपिटल इज़ रिक्वायर्ड बिकॉज दे आर कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम। चूँकि पहली बार इन डेटा को कलेक्ट किया जाता है, तो इसीलिए इसमें ज़्यादा मेहनत की भी ज़रूरत होती है, ज़्यादा समय भी कंज्यूम होता है और इसके साथ साथ ज़्यादा पैसे भी लगते हैं। ठीक है, व्यक्तिगत हम लोगों से मिल रहे हैं, डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं, तो क्या होगा कि पैसे की ज़्यादा खर्च होगी, समय भी ज़्यादा कंज्यूम होगा, और इसके अलावे ये जो होगा वो कैपिटल, लेबर और टाइम तीनों की ज़्यादा ज़रूरत होगी। हम फोर्थ टॉपिक की बात करें सेकेंडरी डेटा में, तो सेकेंडरी डेटा आर ऑलरेडी कलेक्टेड डेटा, हैंस नो मोर कैपिटल एंड लेबर इज रिक्वायर्ड। इसमें चूँकि पहले से उन लोगों ने खर्च कर रखा होता है, तो आपको सिर्फ वो डेटा आसानी से मिल जाता है, इसमें कोई विशेष माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं होती। तो इसीलिए इसके मुकाबले ये जो है कम कॉस्ट आयर होता है, लेंदी भी नहीं होता और टाइम टेकिंग भी कम होता है, खर्च भी कम आता है, लेबर भी कम पड़ता है। मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा, अब बात कर रहे थे हम डेटा को कलेक्ट करने की, तो इसके कुछ मेथड्स हैं, 5 मेथड्स हैं टोटल, जिसमें से आज हम केवल 2 मेथड्स को करेंगे, बाकी जो बचे हुए मेथड्स हैं उसे हम अगले क्लास में आपके लिए लेकर आएंगे। तो इसमें से पहला जो है वह हमारा डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत जांच, और दूसरा है हमारा इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, अप्रत्यक्ष मौखिक जांच। ठीक है, कुछ हद तक नाम से मुझे लगता है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में इसके बारे में और ज़्यादा कि क्या है ये। तो हम बात करें अगर डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन की, तो डायरेक्ट का क्या मतलब होता है कि खुद जाके कोई डेटा को कलेक्ट कर रहा है पर्सनली। ठीक, तो इसी से हमें पता चलता है कि इन दिस मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा द इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन पर्सनली फ्रॉम द सोर्स कंसर्न्ड। मतलब जो संबंधित सोर्स होते हैं जिनसे डेटा हमें कलेक्ट करना है, वहाँ पर्सनली इन्वेस्टिगेटर जाता है और उन लोगों से डेटा को कलेक्ट करके अपने स्टडी को कंटिन्यू करता है या अपने इन्वेस्टिगेशन को कंटिन्यू करता है। क्लियर है? क्या कहा मैंने कि डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में इन्वेस्टिगेटर जो है वो खुद जाता है और पर्सनली लोगों से संपर्क बना के डेटा को कलेक्ट करके अपने स्टडी को, अपने इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाता है। ठीक है, अब बात आती है कि ये कहाँ कहाँ सूटेबल है, कहाँ कहाँ इसका यूज़ किया जाएगा, उपयुक्तता क्या है इसकी। सुटेबिलिटी मीन्स उपयुक्तता, कहाँ कहाँ ये उपयुक्त है, उचित है। पहला है वेयर द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज़ लिमिटेड और नॉट वेरी लार्ज। जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन का जो फील्ड है, जांच का जो दायरा है, वो छोटा हो, बहुत बड़ा नहीं हो, वहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं।
दूसरा, वेयर अ ग्रेटर डिग्री ऑफ ओरिजिनलिटी ऑफ डेटा इज़ रिक्वायर्ड, जहाँ आंकड़ों की मौलिकता जो है, ओरिजिनल होना चाहिए डेटा, ये रिक्वायर्ड है, बहुत ज़रूरी है, तो वहाँ पे हमको इस तरह के मेथड्स को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि ये पर्सनली जाके कलेक्ट किया गया डेटा होता है। थर्ड है, व्हेन इन्फॉर्मेशन इज़ टू बी कीप सीक्रेट, जहाँ जानकारियों को गुप्त रखना हो, किसी को बताना नहीं हो, वहाँ भी इसका यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये पर्सनल होता है, पर्सनली हम जाते हैं किसी के यहाँ। तो अगर हम कलेक्टिवली किसी से पूछें तो जानकारियाँ जो हैं वो लीक हो जाती हैं, लेकिन यहाँ पे चूँकि पर्सनली ये किया जाता है, इसीलिए इन्फॉर्मेशन जो होता है वो सीक्रेट होता है, और रिसर्च के इस सीक्रेसी के बारे में किसी को पता भी नहीं चलता। तो थर्ड इसकी सूटेबिलिटी ये थी। फोर्थ सूटेबिलिटी है वेयर एक्यूरेसी ऑफ डेटा इज़ टू बी ग्रेट सिग्निफिकेंस, जहाँ आंकड़ों की एक्यूरेसी जो है वो बहुत ज़्यादा मायने रखती हो, बहुत ज़्यादा महत्व हो उसका। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ बहुत ज़्यादा महत्व होता है उसका, तो वहाँ पे हम इसको फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखिए, अभी मान के चलिए कोविड-19 के लिए मान लीजिए गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने एक इन्वेस्टिगेशन करवाया, और आपके मोहल्ले, आपके गांव में वो आया, इन्वेस्टिगेटर जो था वो आपके गांव या आपके मोहल्ले में आया। तो यहाँ पे चूँकि डाटा की एक्यूरेसी जो है वो काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंस रखती है, बहुत महत्व है इसका, क्योंकि एक महामारी है, और अगर एक भी मतलब एक भी संक्रमित व्यक्ति वहाँ है, एक भी इन्फेक्टेड पर्सन है, तो फिर पूरे सोसाइटी का खात्मा वहाँ से हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ चूँकि हाईली सिग्निफिकेंस है डेटा, इसीलिए एक्यूरेसी के लिए हम क्या करेंगे, इस तरह के मेथड को फॉलो करेंगे। और लास्ट हमारा जो सुटेबिलिटी है वो है व्हेन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द इन्फॉर्मेंट इज़ रिक्वायर्ड, जब सूचक के द्वारा, जो सूचना देने वाले लोग हैं, उनसे पर्सनली कांटेक्ट करना ज़रूरी है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में जब तक हम पर्सनली कांटेक्ट ना करें हमें जानकारी नहीं मिल पाती है। तो इसीलिए जब ये ज़रूरी हो तब हम डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन मेथड फॉलो कर सकते हैं, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड फॉलो कर सकते हैं। क्लियर है आप लोगों को? तो कलेक्शन ऑफ डेटा चैप्टर में हमने इतनी सारी चीज़ों को किया है, और इसके मेरिट की अगर हम बात करें, ठीक है, अभी जो मेथड हम लोग कर रहे थे डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड, तो इसके मेरिट की अगर हम बात करें कि इसके क्या गुण हैं या क्या एडवांटेज हैं, लाभ क्या है इसके, तो पहला है दिस मेथड इंश्योर हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। ठीक है, अभी मैंने इसकी चर्चा की कि इसमें हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी होती है, शुद्धता जो होती है बहुत ज़्यादा होती है। ठीक, दूसरा है कलेक्टेड डेटा आर यूनिफॉर्म बिकॉज दे आर कलेक्टेड बाय वन पर्सन, चूँकि एक ही आदमी इसको कलेक्ट करता है तो इसीलिए इसमें यूनिफॉर्मिटी होती है। ठीक है, एक रूपता होती है, ऐसा नहीं कि किसी ने, अब जैसे दो आदमी जा रहे हैं तो उन दोनों के सवाल अलग होंगे, उनके कलेक्ट करने का तरीका होगा तो यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी। लेकिन यहाँ क्या है, एक ही आदमी डेटा को कलेक्ट कर रहा है तो इसीलिए इसमें यूनिफॉर्मिटी जो है ज़्यादा होती है। थर्ड है ओरिजिनल डेटा आर कलेक्टेड बाय दिस मेथड, इस मेथड से, इस विधि से ओरिजिनल डेटा कलेक्ट किया जाता है। फोर्थ है हमारा व्हेन इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द इन्फॉर्मेंट्स द इन्वेस्टिगेटर में ऑब्टेन अदर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एज वेल, जब हम प्रत्यक्ष रूप से इन्फॉर्मेंट से जुड़ते हैं, सूचक से जुड़ते हैं, तो फिर क्या होता है कि हम अपने सब्जेक्ट के अलावे, जो हम रिसर्च कर रहे हैं उस सब्जेक्ट के अलावे बहुत सारी संबंधित चीज़ें भी पूछ लेते हैं या वो बता देते हैं। तो इससे हमारा कुछ और हमारे पास कंटेंट हो जाते हैं जो हो सकता है इन फ्यूचर आने वाले किसी स्टडी के लिए हेल्पफुल हो। ठीक है, पांचवा है कंपैरेटिवली स्टडी इज़ पॉसिबल, इसमें क्या होता है कि तुलनात्मक अध्ययन संभव होता है। और छठा है फ्लेक्सिबिलिटी, चूँकि ये एक आदमी के द्वारा किया जाता है तो इसीलिए हम अपने क्वेश्चन में जब चाहें इसमें फ्लेक्सिबिलिटी ला सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है बदलाव, ठीक है, लचीलापन, तो हम जब चाहें इसमें लचीलापन ला के सवाल को हेर फेर करके, सवाल को दूसरा बदल के हम इसमें पूछ सकते हैं, इसी को हम कहेंगे फ्लेक्सिबिलिटी। तो ये थे इसके मेरिट्स। अब जब मेरिट्स हैं तो डिमेरिट्स भी होंगे, जैसे हर इंसान के कुछ मेरिट्स और डिमेरिट्स होते हैं, वैसे ही इस मेथड्स के भी कुछ डिमेरिट और मेरिट दोनों होंगे। तो डिमेरिट की अगर हम बात करें तो दिस मेथड रिक्वायर्ड्स अ लॉन्ग टाइम एंड इन्वॉल्व टू मच कॉस्ट। यहाँ लॉन्ग का स्पेलिंग गलत हो गया है, टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, आप इसको ठीक कर लेंगे, LONG लॉन्ग। ठीक है, तो ये मेथड जो होता है इसमें काफ़ी टाइम कंज्यूम होता है और इसके साथ ही बहुत सारा खर्चा भी आता है, जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। दूसरा है दिस मेथड कंज्यूम्स मोर टाइम, सेम है भाई, ये मेथड ज़्यादा समय मतलब कंज्यूम करता है। थर्ड है इन दिस मेथड देयर इज़ मोर यूज़ ऑफ पावर, इसमें पावर का भी ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि कोई भी एक बंदा जो है, कोई भी एक पर्सन जो है, इन्वेस्टिगेटर है, वो बारी बारी से डोर टू डोर जाएगा, जानकारियाँ एकत्रित करेगा, फिर अपने रिसर्च को आगे बढ़ाएगा, तो ये काफ़ी लेंदी होता है और वो थक जाता है, तो इसीलिए इसमें ज़्यादा पावर और ज़्यादा टाइम की ज़रूरत होती है। फोर्थ है दिस मेथड इज़ नॉट सूटेबल फॉर एक्सटेंसिव इंक्वायरीज वेयर द स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज़ वाइड, जहाँ जांच का दायरा काफ़ी बड़ा हो, इंक्वायरीज बहुत ज़्यादा बड़ी हो, उनका क्षेत्र काफ़ी व्यापक हो, वहाँ पे ये मेथड सूटेबल नहीं है। अब मान लीजिए कि इसी कोविड-19 के बारे में
आपसे कहा जाए कि आप पर्सनली जाके पूरे एक ब्लॉक का इन्वेस्टिगेशन कीजिए, तब तो इसमें काफ़ी समय लग जाएगा, नहीं। तो इसीलिए ये मेथड ऐसे चीज़ों के लिए उपयुक्त नहीं है। हाँ, हम किसी सोसाइटी का, बहुत ज़्यादा हो तो किसी एक गांव का हम कर सकते हैं, लेकिन पूरे ब्लॉक का या पूरे थाना का अगर करने को कहा जाए हमको, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो वही कहा गया कि ये मेथड जो है सूटेबल नहीं है। कहाँ? जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन का दायरा काफ़ी बड़ा हो। और आखिरी पॉइंट है इसका, दिस मेथड इज हाईली प्रोन टू अ पर्सनल बायस ऑफ इन्वेस्टिगेटर, एज अ रिजल्ट द डेटा में लॉस देयर क्रेडिबिलिटी। मतलब इसमें पक्षपात की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। इसमें इन्वेस्टिगेटर अगर चाहे तो बहुत सारे डेटा को गलत बता सकता है और पक्षपात कर सकता है। तो इसीलिए विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी का मतलब होता है विश्वसनीयता, आंकड़ों की विश्वसनीयता जो होती है वो ख़त्म हो जाती है, और ये इसका 5वां डिमेरिट था। तो इस तरह से आज का क्लास हमारा ओवर होता है। आज के क्लास में इतना ही। आगे के क्लास में हम डेटा को कलेक्ट करने के 3 और मेथड्स को आपसे, सॉरी यहाँ एक और मेथड है मैं बताना भूल गया। हमारा सेकंड मेथड है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। आई एम रियली सॉरी। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन क्या है? तो इसका हिंदी मतलब होता है अप्रत्यक्ष मौखिक जांच। ठीक है, अप्रत्यक्ष मतलब हमें जाने की ज़रूरत नहीं होती है इन्फॉर्मेंट्स के पास। ठीक है, हम उसके लिए चिट्ठी का, फ़ोन का, एसएमएस का या किसी लिंक का, सोशल नेटवर्किंग साइट्स का, इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। व्हेन द फर्स्ट मेथड कैन नॉट बी यूज्ड, अगर पहला मेथड यूज़ में नहीं आता है, देन द इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन कैन बी कंडक्टेड टू गेट नेसेसरी इन्फॉर्मेशन। तब जरूरी जानकारियों के लिए हम क्या करते हैं? इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन को कंडक्ट करते हैं। सामान्यतः अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस रिलेटिंग टू द इंक्वायरी इज प्रिपेयर्ड। क्या होता है जनरली इसमें? तो इसमें लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस तैयार किए जाते हैं हमारे इंक्वायरी से रिलेटेड, और उनके बाद बारी बारी से हम पर्सनली क्या करते हैं? कॉल के माध्यम से, चिट्ठियों के माध्यम से लोगों से इसके बारे में जानकारियाँ जुटाते हैं, और तब फिर हम अपने इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते हैं। और ये जो होता है पूरी तरह डिपेंड करता है कि इन्वेस्टिगेटर जो है उसकी एबिलिटी कितनी अच्छी है। जितनी अच्छी एबिलिटी होगी उसकी, उतना ही अच्छा डेटा का क्रेडिबिलिटी होगा, उतना ही ज़्यादा डेटा क्रेडिबल होगा। सूटेबिलिटी की अगर हम बात करें कि ये मेथड जो है कहाँ कहाँ सूटेबल है, तो वेयर द एरिया ऑफ इंक्वायरी इज़ वाइड, वहाँ क्या था कि एरिया ऑफ इंक्वायरी कम हो, लेकिन यहाँ है कि एरिया ऑफ इंक्वायरी वाइड हो, जो काफ़ी एक्सटेंसिव हो। वेयर डायरेक्ट सोर्स डू नॉट एग्जिस्ट और कैन नॉट बी रिलाइड अपॉन, जहाँ डायरेक्ट सोर्स पे भरोसा नहीं किया जा सके, वैसी चीज़ों के लिए हम इस मेथड का यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हैव डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द कंसर्न्ड इन्फॉर्मेंट्स। अब जैसे क्या होता है, मान लीजिए आपको यह कहा गया कि आप इन्वेस्टिगेट कीजिए, और इन्वेस्टिगेट करने के लिए जो इन्फॉर्मेंट्स हैं वो किसी दूसरे राज्य में हैं, केरला में है, तमिलनाडु में है, तब जा के उनसे कांटेक्ट करना, फिर डेटा कलेक्ट करना काफ़ी मुश्किल है, आई थिंक इम्पॉसिबल है। तो इसीलिए इसके लिए हम यूज़ करते हैं इस मेथड का। ठीक है, इसके लिए हम यूज़ करते हैं इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन का। फोर्थ है वेयर द डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन इज नॉट सूटेबल, हो चुका है ये। पांचवा है इन्वेस्टिगेशन इज सो कॉम्प्लेक्स इन नेचर दैट ओनली एक्सपर्ट्स कैन गिव इन्फॉर्मेशन। अगर इन्वेस्टिगेशन इस तरह का कॉम्प्लेक्स हो, इतना जटिल हो कि केवल एक्सपर्ट ही इसको कर सके, तब हमें इस तरह की मेथड्स की ज़रूरत होती है। अब हम बात करेंगे मेरिट और डिमेरिट की। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इस मेथड का मेरिट क्या है। तो ये मेथड जो है डेटा जल्दी से प्रोवाइड करवा देता है। अगर हम पर्सनली जाते हैं तो वहाँ थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है, लेकिन इसमें थोड़ी समय की बचत होती है और जल्दी से डेटा कलेक्ट हो जाता है। दिस मेथड इज़ नॉट कॉस्टली, दैट इज़ इकोनॉमिकल। ये मेथड बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं और ये इकोनॉमिकल है। ठीक है, हमारे बचत में होता है, मितव्ययी होता है। तीसरा है इट इज़ लेस टाइम कंज्यूमिंग, इसमें समय की भी बचत होती है। चूँकि मैंने कहा कि पर्सनली में क्या होता है, हम बारी बारी से लोगों के पास जाते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ क्या है कि एक साथ हम कई लोगों को इस सवाल का भेज सकते हैं और फिर वो अपने अलग अलग वेरियस या डिफरेंट मेथड से हमें उस सवाल का जवाब भेजते हैं। फोर्थ है इन्फॉर्मेशन इज़ रेगुलरली सप्लाइड, इन्फॉर्मेशन इसमें रेगुलरली सप्लाइड किया जाता है। पांचवा है इट इज़ अप्लाइड व्हेन द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज़ वेरी वाइड, जहाँ पे फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन काफ़ी व्यापक हो, काफ़ी बड़ा हो, वहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं। अब हम 3 डिमेरिट्स को जानेंगे कि इसके क्या क्या दोष हैं, क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, हानियाँ क्या क्या हैं। द डेटा कलेक्टेड बाय दिस मेथड आर रिलेटिवली लेस एक्यूरेट, इसमें जो डेटा कलेक्ट किया जाता है वो हो सकता है लेस एक्यूरेट हो, क्योंकि पर्सनली हम जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमें दिख जाती हैं। अगर वो ना भी बताया, जैसे मान लीजिए कि कोरोना वायरस के बारे में आपको स्टडी करने बोला गया, जो डेटा देने वाला है उसे खांसी आ रही है या उसमें कुछ ऐसे लक्षण हैं, वो अस्वस्थ सा दिख रहा है, तो आप डेटा को खुद के हिसाब से फिर उसमें फ्लेक्सिबिलिटी ला सकते हैं। लेकिन अगर आप पत्र के माध्यम से, फ़ोन कॉल के माध्यम से, मैसेजेस के माध्यम से डेटा कलेक्ट करते हैं, तब वो जैसे चाहे जो चाहे वो डेटा आपको दे सकता है। तो यहाँ यही है कहना कि इसका एक्यूरेसी जो होता है उसकी रिलेटिवली कम होता है उसके मुकाबले। दूसरा है लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, बिकॉज
डेटा आर सेंट बाय द वेरियस कॉरेस्पॉन्डेंट्स यूजिंग डिफरेंट मेथड। डेटा को अलग अलग मेथड से भेजा जाता है इन्फॉर्मेंट्स के द्वारा, तो इसीलिए इसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं होती है, एकरूपता नहीं होती है। कुछ लोग फ़ोन से भेजते हैं, कुछ लोग मैसेज करते हैं, कुछ लोग सोशल नेटवर्किंग साइट्स का यूज़ करके, तो अलग अलग माध्यम से हमारे पास डेटा आता है, इसीलिए इसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं होती है। डेटा आर लाइकली टू बी बियास्ड, और इसमें भी पक्षपात होने की संभावना यहाँ भी होती है, यहाँ भी इसके ये डिमेरिट्स हैं। तो इस तरह से हमने इसके 3 डिमेरिट्स को जाना, और अब हमारा फाइनली ये चैप्टर आज का ये क्लास ओवर होता है। आगे के क्लास में हम आपके लिए 3 और मेथड्स को मेंशन करेंगे, 3 और मेथड्स की बात करेंगे। तब तक आप लोग क्लास के साथ ही आप अपने हाथ में एक नोटबुक और एक पेन रखिए, और समझने के साथ बारी बारी से इसका स्क्रीनशॉट लेके स्क्रीन को रोक के पॉज करके आप लिखते चले जाइए। बेटर ऑप्शन है, ताकि बाद में आपको नोट्स बनाने में समय जो एक्स्ट्रा कंज्यूम होता है उससे आप बच सकें। थैंक यू so much for watching this video. Hope you all understand this. Good luck to all of you.